अमेरिका में टैरिफ आयात शुल्क लगाने की नीति पर एक बड़ा सर्वे हुआ है, जिसमें पाया गया है कि अमेरिका को महान और धनवान बनाने का ये दांव उल्टा पड़ सकता है। जनता की राय। अधिकांश अमेरिकी मानते हैं कि टैरिफ से उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं और यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। नेताओं का दृष्टिकोण। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक अक्सर टैरिफ को घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और व्यापार घाटा कम करने के लिए जरूरी बताते हैं, जबकि डेमोक्रेट और अन्य इसका कड़ा विरोध करते हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 60% से अधिक अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ संभालने के तरीके से असंतुष्ट हैं। भारत के 9 राज्यों में महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाओं में तेजी आई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन 9 राज्यों द्वारा महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की जाएगी। सबसे बड़ा आवंटन कर्नाटक ने गृहलक्ष्मी योजना के लिए 28,608 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कर्ज का बोझ। महिलाओं पर खर्च करने वाली कई राज्य सरकारें उच्च कर्ज के बोझ तले हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल लगभग 39% कर्ज जीडीपी अनुपात और केरल राजस्थान लगभग 37% का कर्ज अनुपात अधिक है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक का कर्ज जीडीपी अनुपात अपेक्षाकृत कम, क्रमशः 18% और 24%। भारत के दबाव के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक और भगोड़े जाकिर नाइक को अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। नाइक की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा बांग्लादेश यात्रा की घोषणा की गई थी। इस पर भारत ने सख्त कूटनीतिक दबाव बनाया। यूनुस सरकार ने भगोड़े को शरण न देने की अपनी नीति बताते हुए नाइक की एंट्री को मंजूरी नहीं दी। यह फैसला भारत की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता है और जाकिर नाइक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिस पर भारत में भड़काऊ भाषण और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मामले दर्ज हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गौराबारम सीट पर एक दिलचस्प राजनीतिक मोड़ आया है। यहां पर महागठबंधन के सहयोगी दल वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी ने राजद आरजेडी को अपना समर्थन दे दिया है। ये निर्णय सीट बंटवारे में हुई शुरुआती उलझन के बाद आया है, जब राजद और वीआईपी दोनों ने ही इस सीट पर दावा किया था। गौराबारम की ये सीट बाद में गठबंधन के तहत वीआईपी के खाते में चली गई थी। इस घटनाक्रम पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये संबंधित प्रत्याशी का निजी फैसला है। तेजस्वी यादव का बयान इस ओर इशारा करता है कि महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर गहरा समन्वय है और वे अपने गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। इस समर्थन से महागठबंधन की एकजुटता और मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां कालका एक्सप्रेस की चपेट में आने से 6 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये सभी कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए आई थीं और ट्रैक पार करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का तत्काल संज्ञान लिया और गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को समुचित उपचार देने के निर्देश दिए। स्थानीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी हृदय विदारक बताते हुए दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम ने शोक संतप्त परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। झारखंड के पलामू जिले में अवैध बालू तस्करी का एक दुखद मामला सामने आया है। बालू से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उस पर सवार एक युवक की कुचलकर मौत हो गई। यह घटना अवैध खनन के खतरों को एक बार फिर दर्शाती है। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यह दुर्घटना दर्शाती है कि अवैध खनन और परिवहन में सुरक्षा नियमों का घोर उल्लंघन किया जाता है, जिसका खामियाजा अक्सर निर्दोष मजदूरों को भुगतना पड़ता है। समाजवादी पार्टी सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे जंगलराज करार दिया है। मुख्य आरोप। सांसद सुमन ने कहा है कि सरकार के दावे और आंकड़े झूठे हैं, जबकि प्रदेश की जनता अराजकता झेल रही है। बुलडोजर नीति पर सवाल। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति पर तंज कसते हुए कहा कि ये कार्रवाई जाति और धर्म देखकर चलती है और अपराधियों पर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पीड़ितों से मुलाकात। सुमन ने हाल ही में मथुरा में दलित दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और कहा कि मुख्यमंत्री का कोई परिवार नहीं है, इसलिए वे पीड़ितों की पीड़ा को नहीं समझ सकते। निजी हमला। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर हुए हमले को सुनियोजित षड्यंत्र और दलितों व शोषितों पर हमला बताया था, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग भी की थी। सांसद रामजी लाल सुमन लगातार यूपी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। कानपुर में नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
विभाग ने शहर में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध भंडारण पकड़ा। इस अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप में 3 मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की गई है। ये मेडिकल स्टोर ओमपुरवा, केशवपुरम और अर्रा नौबस्ता में स्थित थे, जहां से अवैध रूप से सिरप जब्त किया गया। संचालकों को क्रय विक्रय का सही अभिलेख रिकॉर्ड न दिखा पाने के लिए उनसे जवाब मांगा गया है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रहे नारकोटिक दवाओं और कोडीन युक्त सिरप के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं और इनसे होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि वर्ष 2024 में सड़क हादसों के कारण 1.7 लाख से अधिक लोगों की जान गई है, जो 2023 के 1.73 लाख आंकड़े से भी अधिक हो सकता है। टॉप 10 राज्य। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, असम और दिल्ली में हुई हैं। मौत का प्रमुख कारण सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा हिस्सा तेज रफ्तार ओवर स्पीडिंग है, जिसकी वजह से 58.6% दुर्घटनाएं हुईं और 1 लाख से अधिक लोगों ने जान गंवाई। युवा प्रभावित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 60% लोग 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग के थे। सरकार ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के बावजूद कई राज्यों में ये मौतें बढ़ रही हैं, जो सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त पालन की आवश्यकता को दर्शाती है। मोटे धान की रिकवरी पर यूपी सरकार की छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने मोटे धान की रिकवरी पर 1% की छूट देने की घोषणा की है। इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा। छूट मिलने से किसान अपनी उपज का बेहतर और उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। ये कदम किसानों के लिए आर्थिक रूप से बहुत सहायक होगा। सरकार का उद्देश्य इस पहल से किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। इस छूट को लागू करने से किसानों को धान बेचने में आसानी होगी और उनकी उपज के नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम करवट ले रहा है। जहां दिन में धूप खिली रहती है, वहीं रात में ठंड बढ़ रही है। लखनऊ में भी रात का पारा गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ रहेगा। हालांकि पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाया रहेगा। राजधानी लखनऊ में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवैध मतांतरण रोकथाम कानून और अपहरण समेत अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार पर 75,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। यह फैसला मामले की गंभीरता और प्रस्तुत तथ्यों के गहन मूल्यांकन के बाद लिया गया। न्यायालय ने पाया कि पीड़ित का बयान ही एफआईआर को झूठा साबित कर रहा था, फिर भी अधिकारियों ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया। अदालत ने सरकारी अधिकारियों की अत्यधिक सक्रियता पर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आरोपी की निरंतर हिरासत अवैध थी। इस निर्णय से याचिकाकर्ता को बड़ी राहत मिली है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के 2 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। इन अधिकारियों पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिसके कारण बैंक को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। जांच पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें दोषी पाया और ये सजा सुनाई। डिजिटल युग में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट नामक एक नया स्कैम शुरू किया है। इस ठगी में वे लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। पिछले 3 सालों में इस स्कैम के जरिए 43 लोगों से 30 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई है। इन पीड़ितों में ज्यादातर बुजुर्ग शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस गंभीर मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि साइबर ठगों को पकड़ना और इस तरह के जटिल स्कैम को रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि उत्तराखंड हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पर्वतीय जनपदों में सोलर खेती की शुरुआत दिख रही है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी और पौड़ी जैसे पहाड़ी जिलों में खाली बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा के बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे बेहतरीन अनुभव बताया और कहा कि ये रुझान दर्शाता है कि राज्य हरित ऊर्जा को अपना रहा है। धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कथन को दोहराया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जैसे प्रयासों का भी उल्लेख किया, जो राज्य को बिजली संकट से निपटने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने में मदद कर रहे हैं।
यह कदम बंजर पड़ी जमीनों का इस्तेमाल करके किसानों की आय बढ़ाने और राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में हो रही देरी और लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सभी शिकायतों का तय समय सीमा के अंदर समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिकायतों को जबरन बंद फोर्स क्लोज न किया जाए, बल्कि शिकायतकर्ताओं से बात करके उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी शिकायतों को लंबित रखेंगे या लापरवाही बरतेंगे, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना भी शामिल है। धामी ने राजस्व, शिक्षा और वन विभाग जैसे उन विभागों पर खास तौर पर नाराजगी जताई जहां शिकायतों के निस्तारण में सबसे अधिक विलंब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले ये दावा किया है कि एनडीए गठबंधन 243 सीटों में से 160 से ज्यादा सीटें जीतकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार को ही गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बताया। शाह ने जोर देकर कहा कि बिहार में विकास की बात हो रही है, जबकि विपक्ष के पास न कोई नेता है न नीति। उन्होंने जंगलराज की वापसी का खतरा बताते हुए गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और विकास के नाम पर वोट मांगा। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की शुरुआत होते ही सियासी संग्राम छिड़ गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकाला। उन्होंने जान दे दूंगी लेकिन कहते हुए बीजेपी पर मतदाताओं के अधिकार छीनने और मतदाता सूची से 2 करोड़ लोगों का नाम हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के पीछे असली मकसद एनआरसी लाना और वैध मतदाताओं को सूची से बाहर करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि एक भी वैध वोटर का नाम कटा तो वे दिल्ली में आंदोलन करेंगी। वहीं बीजेपी ने एसआईआर का समर्थन करते हुए इसके पक्ष में जुलूस निकाला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने आधार कार्ड धारकों के लिए ऑनलाइन आधार एड्रेस अपडेट की सुविधा को आसान कर दिया है, जो 14 जुलाई 2026 तक मुफ्त है। नाम, जन्मतिथि या बायोमेट्रिक्स में बदलाव के लिए आधार सेवा केंद्र जाना होगा। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और ओटीपी से वेरिफिकेशन करके एड्रेस अपडेट किया जा सकता है। अन्य अपडेट के लिए 75 से 125 रुपये का शुल्क लगेगा। भारत में विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान चीनी उत्पादन में लगभग 16% की वृद्धि होकर ये 343.5 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में बेहतर बारिश और अच्छी पैदावार की उम्मीद इसकी मुख्य वजह है। इस अनुमानित वृद्धि से देश के लिए चीनी निर्यात का रास्ता खुल सकता है। खबरों के अनुसार महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में गन्ने की खेती का रकबा और पैदावार बढ़ने की संभावना है। ये वृद्धि घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और मिलों को किसानों का भुगतान समय पर करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के कम उपयोग से भी घरेलू भंडार बढ़ गया है, जिससे निर्यात की संभावना प्रबल हुई है। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में दिल्ली से एक बड़ी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू होने जा रही है। ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री कात्यायनी मंदिर से होगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और सामाजिक समरसता स्थापित करना है। पदयात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वृंदावन तक 3 राज्यों से होकर गुजरेगी।